हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। ऐसे नोवेल सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं एक नोवेल, स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, पार्ट 12, चैप्टर 121। यूवी ईशा के बगल में लेट गया और ईशा को अपने बेहद पास कर लिया। उसने ईशा के माथे को प्यार से चूमा और अपनी आंखें बंद कर ली। रात के लगभग 8 बजे पूरा ओबरॉय परिवार नीचे हॉल में बैठा हुआ था और युवराज और ईशा भी वहीं मौजूद थे। यशराज जी और गीता जी एक सोफे पर बैठे हुए थे। यूवी अलग सोफे पर बैठा हुआ था और आयुष और आशी दोनों ही ईशा के अगल बगल बैठे हुए थे। पूरे परिवार को साथ देखकर ईशा को अपनी फैमिली की याद आ रही थी, जिससे वो उदास थी, लेकिन आशी उसे हंसाने के लिए उससे बात कर रही थी। यूवी सोफे पर बैठा हुआ आयुष और आशी को घूर रहा था, जो दोनों ही हंस हंस कर ईशा से बात कर रहे थे, जो यूवी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही गीता जी यूवी का रिएक्शन देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनके बेटे के चेहरे पर जेलेसी साफ साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, जिसे वह खूब एंजॉय कर रही थी। आयुष ने हंसते हुए कहा, वैसे एक बात कहूं? ईशा ने हाँ में सर हिलाया। तो आयुष ने शर्माते हुए कहा, आप बहुत सुंदर है, बिल्कुल किसी परी जैसी। मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। आयुष को बात सुनकर ईशा के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई। अब भाई, लड़कियों को तारीफ ही तो पसंद होती है। उसने मुस्कुराते हुए प्यार से आयुष से कहा, थैंक यू, आप भी बहुत हैंडसम है। ईशा की बात सुनकर आयुष शर्मा गया। वही उन दोनों की बात सुनकर कि जल भूनकर राख हो रहा था। उसकी आंखें उन दोनों को ही घूर रही थी। आशी ने हंसते हुए कहा, ये और हैंडसम, हाँ हाँ हाँ, क्या मस्त जोक मारा है। इतना कहकर आशी हंसने लगी तो आयुष चिढ़कर उसे देखने लगा। ईशा भी आशी को देख रही थी। आयुष ने आशी को घूरते हुए कहा, मैं हैंडसम हूँ समझी, मेरी एक स्माइल पर लड़कियां मरती है। आयुष को बात सुनकर अब ईशा आयुष को देखने लगी। आशी उन दोनों के बीच बैठी हुई थी, जिससे जो कोई भी बोलता वो उसकी तरफ देखने लगती, कभी इधर तो कभी उधर। आशी ने आयुष को देखकर कहा, तो कोलगेट किया करना। आशी की बात सुनकर ईशा हंसने लगी। ईशा के चेहरे पर स्माइल देखकर आशी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने ईशा के गालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, ऐसे ही हंसती रहा करो। तुम हंसते हुए और भी क्यूट लगती हो। तुम्हारे गाल कितने सॉफ्ट है, मन करता है इनके ऐसे ही टच करती रहूं। ईशा ने मुस्कुराते हुए अपनी स्वीट सी वॉइस में आशी से कहा, थैंक यू भाभी। अपने लिए भाभी सुनकर आशी के गाल हल्के हल्के लाल हो गए थे, लेकिन उसने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया। वही यूवी आशी के हाथ को घूर रहा था, जिससे उसने ईशा के गालों को पकड़ा हुआ था। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ईशा को उसके गालों को उसके सिवा कोई और टच भी करे, जिससे जलन के मारे उसका बहुत बुरा हाल था। लेकिन उसकी जलन ने तब हद पार कर दी जब आयुष ईशा के गालों को छूने लगा। ये देखकर उसने दांत पीस लिए। वो उठने को हुआ कि ओबरॉय मैंशन की डोर बेल बजी, जिससे सबका ध्यान उस तरफ चला गया। यूवी ने एक सर्वेंट को दरवाजा खोलने के लिए इशारा किया तो सर्वेंट यूवी की बात मानकर दरवाजा खोलने चला गया। एक शख्स अंदर आया, जिसे देखकर ईशा के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो खुशी से उस शख्स को देखने लगी। उस शख्स को देखकर शुरू में तो गीता जी और यशराज की भी हैरान हो गए थे, लेकिन फिर खुश हो गए। वही उस शख्स को देख आशी के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। ईशा सोफे से खड़ी होकर उस शख्स की तरफ दौड़ पड़ी, जिसे देखकर यूवी के चेहरे पर टेंशन आ गई। ईशा उस शख्स के पास पहुंचती कि उसे चक्कर आ गए, जिसे उस शख्स ने आगे बढ़कर ईशा को गिरने से बचा लिया। वही ईशा को गिरते देखकर यूवी भी अपनी सोफे से खड़ा हो गया था।
इस शख्स ने ईशा को पकड़कर अपने गले से लगाते हुए प्यार से कहा, आराम से बच्चा, अभी आपको अलग जाती तो वैसे भी आपको चोट लगी है। ऐसे आपको दौड़ना नहीं चाहिए था। ईशा ने उस शख्स को कमर से पकड़ते हुए कहा, सॉरी भैया। इतना कहकर उसने और भी कसकर उस शख्स को पकड़ लिया। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि ईशान था। आयुष और आशी ईशान को देखकर खड़े हो गए। ईशान को देखकर गीता जी और यशराज जी ने खड़े होकर कहा, अरे ईशान बेटा, वहां क्यों खड़े हो? यहां आकर बैठो ना। ईशान ने ईशा को गोद में उठाया, क्योंकि ईशा उसे छोड़ ही नहीं रही थी, और सबकी तरफ बढ़ गया। ईशान ने कर गीता जी और यशराज जी को ग्रीट किया। अब वो उसके सास ससुर थे। गीता जी ने ईशान को सोफे पर बैठने के लिए कहा और सर्वेंट से ईशान के लिए पानी लाने को कहा। ईशान ईशा को गोद में लिए सोफे पर बैठ गया और ईशा का सर सहलाते हुए कहा, अब भी दर्द हो रहा है? ईशा ने पहले हाँ में फिर ना में सर हिला दिया, जिससे ईशान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, फिर भी क्यों बोलती हो? वो भी मेरे सामने, जबकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा झूठ आसानी से पकड़ लेता हूँ। ईशा ने ईशान को देखकर कहा, आपको पता था भैया कि मुझे चोट लगी है? ईशान ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, अपनी बहन के, अपनी प्रिंसेस के बारे में मुझे कैसे पता नहीं होगा? ईशा ने कुछ नहीं कहा और अपना मुंह ईशान के सीने में छुपा लिया। ईशान ईशा के बालों को सहलाने लगा। सर्वेंट ने ईशान को लाकर पानी दिया। पानी पीकर ईशान ने यूवी को देखकर कहा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? यूवी, जो किसी राजा की तरह अपने पैर पर पैर रखकर बैठा था, उसने बिना किसी भाव के अपना सर हाँ में हिला दिया और वहां से उठकर जाते हुए कहा, चलिए स्टडी रूम में चलकर बात करते हैं। इतना कहकर यूवी वहां से स्टडी रूम की तरफ चला गया। वहीं ईशान ने ईशा को सोफे पर बिठाया और प्यार से ईशा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, मैं अभी आता हूँ, तुम यही रहना और हाँ दौड़ना मत। ईशा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ओके भैया, लेकिन जल्दी आना। ईशान ने मुस्कुराकर कहा, जरूर प्रिंसेस। इतना कहकर ईशान यूवी के पीछे पीछे चला गया। वहीं उन्हें ऐसे जाते देखकर सबके चेहरे पर परेशानी आ गई कि आखिर ऐसे क्या बात हो गई। लेकिन उन्होंने ईशा के सामने ऐसा शो नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ईशा कोई स्ट्रेस ले। स्टडी रूम में यूवी और ईशान दोनों ही सोफे पर आमने सामने बैठे हुए थे। दोनों के ही चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। ईशान ने लंबी सांस लेते हुए बात शुरू की, क्या आप मुझे बताएंगे कि इशू को चोट कैसे लगी? यूवी ने बिना किसी भाव के कहा, गिर गई थी बाथरूम में, इसीलिए उसे चोट लग गई। यूवी ने साफ साफ पूरी बात का ही रुख बदल दिया था। हालांकि उसने झूठ भी नहीं बोला था, ईशा को चोट बाथरूम में गिरने की वजह से ही लगी थी। लेकिन उसने पूरा सच भी नहीं बताया कि आखिर पूरा मसाला क्या था। ईशान ने यूवी को देखकर कहा, तो आप मुझे बता भी सकते थे। यूवी ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके ईशान को देखते हुए तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तो अभी आपको किसने बताया है? ईशान ने कहा, बताया तो अपने ही है, लेकिन कल जब ईशा को चोट लगी तब भी आप बता सकते थे। यूवी ने कहा, मुझे लगता है कि उस टाइम ईशा का इलाज ज्यादा जरूरी था, ना कि किसी को कॉल कर बताना। ईशान ने यूवी को देखकर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? यूवी ने एक तिरछी मुस्कान के साथ, और ऐसा करने ने मुझे क्या मिलेगा? ईशान ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अब ये तो आप ही जाने। इतना कहकर ईशान खड़ा हो गया और यूवी को देखकर कहा, मैं अपनी बहन को घर ले जाना चाहता हूँ। ईशान की बात सुनकर यूवी ईशान को देखने लगा। चैप्टर 122। ईशान ने कहा, मेरी इशू का ध्यान रखने के लिए थैंक यू, अब मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। इतना कह ईशान स्टडी रूम से बाहर निकल गया।
वही यूवी ईशान को घूरने लगा। उसने अपना फोन लिया और उससे किसी को मैसेज भेजा, और मैसेज भेजकर उसने डेविल स्माइल करते हुए कहा, अब मैं भी देखता हूं कि कैसे तुम मेरी बीवी को लेकर जाते हो साले साहब। वहीं नीचे हॉल में गीता जी का मैसेज टोन बजा, जिससे उन्होंने अपना फोन निकालकर देखा तो यूवी का मैसेज था, जिसे पढ़कर उनके माथे पर बल पड़ गए। उनकी नज़र उस तरफ गई जहां से ईशान आ रहा था। ईशान ने वहां आकर गीता जी और यशराज जी को देखकर कहा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बहन का ख्याल का रखा। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, मैं अपनी बहन को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। इतना कहकर ईशान ईशा के पास आया और उससे अपनी गोद में उठा लिया, जिसे देखकर गीता जी ने कहा, क्या हुआ बेटा, ईशा के यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है? गीता जी के सवाल पर ईशान ने नॉर्मली कहा, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मेरी इश्यू के बिना मेरा ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली का मन ही नहीं लगता, इसीलिए मैं अपनी बहन को ले जाना चाहता हूँ। गीता जी ने कहा, मैं मानती हूँ कि तुम सबकी जान ईशा के बसती है, लेकिन ईशा को चोट के बारे में मैंने नीता को नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती हूँ उसे बीपी को शिकायत है। थोड़ी सी टेंशन ले लेगी तो तुरंत उसका बीपी लो हो जाता है, और ऐसे में तो उसके अंश को चोट पहुंची है, तकलीफ हुई है, तो ऐसे में तो वो खुद की तबीयत ही खराब कर लेगी, और ऊपर से ईशा को कॉलेज में भी जाने से मना कर देगी। पिछली बार भी वो कितनी मुश्किल से मानी थी, लेकिन शायद अब की बार ना ही माने, तो ऐसे में ईशा का फ्यूचर खतरे में पड़ेगा। और नीता ही नहीं, शायद उसकी जगह मैं होती तो शायद मेरा भी यही रिएक्शन होता। और ऊपर से तुम्हारी दादी जी, उनकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी पिछली बार ईशा के बारे में सुनकर, डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया था कि उन्हें स्ट्रेस नहीं देना है, तो ईशा को वो इस बड़ी हालत में देखनेगी तो उनकी तबीयत भी बिगड़ेगी। गीता जी की बार ईशान गौर से सुन रहा था। गीता जी ने आगे कहा, वैसे भी अब तो मैंने उसे समझा दिया है कि ईशा मेरे पास रहेगी, और थोड़े ही दिनों में ईशा ठीक भी हो जाएगी। तब तुम चाहो तो ईशा को अपने साथ ले जाना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। लेकिन क्या अब एक मासी को कोई हक नहीं है कि वो अपनी बहन जैसी दोस्त की बेटी का ख्याल रख सके, उसे प्यार कर सके? क्या अब अपनी दोस्त के बच्चों पर मेरा इतना सा भी हक नहीं है? गीत जी की बात सुनकर ईशान सोच में पड़ गया था। गीता जी ने कहा, ज्यादा दिन नहीं तो कम से कम 10 दिन के लिए ही सही ईशा को मेरे पास रहने दो, मैं उसका नीता की तरह ही ख्याल रखूंगी। ईशान ने ईशा की तरफ देखा, जो कभी उसे तो कभी गीता जी को टुकुर टुकुर देख रही थी। ईशान गहरी सोच में डूब गया, जिसे देखकर गीता जी ने कहा, और वैसे भी चिंता की कोई बात नहीं है, तुम ईशा से हर रोज मिलने तो आओगे ही, तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व। ईशान ने अब कुछ नहीं कहा और ईशा को लेकर सोफे पर बैठ गया। अब तक यूवी भी स्टडी रूम से बाहर आ गया था। उसने उन सभी को बैठे देखा तो एक सर्वेंट से खाना लगाने को कहा, क्योंकि ईशा की दवाई का टाइम हो रहा था। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। हेड चेयर पर यशराज जी और उनके एक साइड युवराज आयुष और आशी बैठे हुए थे, तो दूसरी साइड गीता जी ईशान ईशा बैठे हुए थे। ईशान ईशा को अपने हाथों से दलिया खिला रहा था, जिसे खाने के लिए उसके नखरे चालू थे, जिसे ईशान बेड़े ही प्यार से उसके नखरे उठा रहा था और उसे खाना खिला रहा था। ईशा का खुद से दूर बैठना यूवी की बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन किसी तरह वो वहां पर बैठा हुआ था, और ऊपर से ईशान के आने के बाद से ईशा ने यूवी को इग्नोर ही कर दिया था, जो यूवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसीलिए उसका ध्यान खाने पर कम और ईशा ईशान पर ज्यादा था। उसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ईशान ईशा को अपने हाथों से खिला रहा है।
वो मन ही मन सोच रहा था कि ईशा उसकी बीवी है, ये सब उसे करना चाहिए। ये सब सोचते सोचते यूवी मुश्किल से निवाला अपने गले से उतार रहा था। सबने अपना अपना डिनर किया और ईशान ने ईशा के दवा खिलाए, जिसमें उसने ना नुकुर की। लेकिन ईशान भी इसे दवा देने की टेक्निक जानता था, इसीलिए उसने उसे दवाई खिला दी। दवाई के असर से थोड़ी ही देर में ईशा की आंखें बोझिल होने लगी थी, जिससे वो ईशान को गोद में ही सो गई। ईशान ने ईशा को कहाँ सुलाना है ये पूछा तो गीता जी कुछ कहती कि उससे पहले ही यूवी के कहा थर्ड फ्लोर पर। थर्ड फ्लोर सुनकर गीता जी और ईशान को छोड़कर सब आशी आयुष यशराज हैरान थे। ईशान ईशा को गोद में लेकर खड़ा हो गया। यूवी भी खड़ा हो गया और आगे आगे चल दिया। उसके पीछे पीछे ही ईशान भी चल दिया। आयुष ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, आई कांट बिलीव दिस की एंगल थर्ड फ्लोर पर रहेगी। आशी ने भी सेम रिएक्शन के साथ उधर देखते हुए कहा जहां यूवी और ईशान दोनों ही गए थे। आशी बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा कि भाई ने खुद एंजल को थर्ड फ्लोर पर रहने की बात की है। आयुष ने उदास होते हुए कहा, हमसे अच्छी किस्मत तो एंजल की है, कम से कम उसे थर्ड फ्लोर को देखने की, उस पर रहने की आज़ादी तो है, लेकिन हमारे नसीब में नहीं। आशी ने भी उसकी बात पर अपना बेचारा सा मुंह बना लिया। गीता जी ने उन दोनों से कहा, यहाँ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, कितनी रात हो गई है, जाओ जाकर दोनों सो जाओ। गीता जी की बात पर आयुष उठकर चला गया, लेकिन आशी वहीं बैठी रही तो गीता जी ने उसे देखकर कहा, तुझे क्या अलग से इनविटेशन ला कर दूं? उनकी बात पर आशी हड़बड़ाते हुए वहां से निकल गई। उसका मन नहीं था अभी वहां से जाने का। वो ईशान से बात करना चाहती थी, लेकिन वो भी जानती थी कि पूरे परिवार के सामने ये मुमकिन नहीं है। यूवी ने ईशान को कमरा दिखाया। ईशान ने ईशा को उसके कमरे में सुलाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसका सर सहलाकर ईशा का माथा चूम लिया और वो रूम से बाहर निकल आया। यूवी पहले ही रूम से बाहर खड़ा था। ईशान ने यूवी से कहा, पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुमने मेरी बहन की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। यूवी ने बिना किसी भाव के कहा, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं लिया है, बल्कि मैंने अपनी, इतना कहकर यूवी ने अपने मन में कहा, क्योंकि मैंने अपनी जान अपनी बीवी को बचाया है। ईशान ने यूवी को देखते हुए कहा, बल्कि मैंने अपनी क्या? यूवी ने कहा, बल्कि मैंने अपनी स्टूडेंट की जान बचाई है। मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला हर एक स्टूडेंट मेरी जिम्मेदारी है। थोड़ी देर बाद ईशान चला गया। काफी देर हो चुकी थी। सब सोने के लिए अपने अपने रूम में जा चुके थे। यूवी भी अपने कमरे में चला गया। उसने शावर लिया और बाथरूम से बाहर आ गया। क्लोजेट एरिया में जाकर उसने अपने कपड़े पहने और बाहर आकर अपने बेड पर लेट गया। वो बेड पर लेट जरूर गया था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो इधर से उधर करवटें बदल रहा था। जब उसे नींद नहीं आई तो आखिर में वो उठकर बैठ गया और अपने बालों में हाथ फेरने लगा। उसने टाइम देखा, रात के 12 बज चुके थे। वो अपने बेड से खड़ा हुआ और अपने कमरे से बाहर निकल गया। वही ईशा का कमरा। ईशा चैन की नींद अपने बेड पर सो रही थी। तभी ईशा के कमरे का दरवाजा खुला और यूवी अंदर आया। उसने दरवाजा बंद किया और ईशा के पास बैठकर ईशा के चेहरे को देखने लगा, जो सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। यूवी धीरे से उसके बगल में लेट गया और अपने चेहरे के नीचे अपना हाथ लगाकर ईशा को देखने लगा। यूवी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर ईशा को अपने पास कर लिया और उससे कमर से पकड़कर खुद से चिपका लिया। चैप्टर 123। यूवी ने ईशा को कमर से पकड़कर खुद से चिपका रखा था और ईशा का चेहरा देख रहा था। अब उसे कहीं जाकर सुकून मिला था। ईशा को देखते हुए ही वो न जाने कब नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह
ईशा का कमरा। यूवी और ईशा दोनों ही एक दूसरे के साथ सुकून से सो रहे थे। ईशा यूवी के ऊपर सो रही थी और यूवी को ऐसे जकड़ रखा था जैसे अपने टेडी बियर को पकड़ा हो। यूवी ने भी अपने हाथों को ईशा की कमर और पीठ पर रख रखा था। यूवी ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने ईशा का क्यूट सा चेहरा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो ईशा के बालों को सहलाने लगा। उसकी नज़र ईशा के चेहरे पर गई, जिसका मुंह हल्का सा खुला हुआ था। ये देख उसने आगे बढ़कर एक लाइट किस ईशा के होठों पर कर दी और धीरे से उसे बेड पर सुला दिया और उठकर बाथरूम में चला गया। अपने कपड़े चेंज करने के बाद जब वो बाथरूम से बाहर आया और ईशा के पास आया, उसने ईशा के दोनों साइड पिलो लगाए और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर निकल गया और अपनी पर्सनल जिम, जो वही 3rd फ्लोर पर थी, उसमें चला गया। वही ओबरॉय मैंशन में नीचे हॉल में इस वक्त सभी बैठे हुए थे सिवाय गीता जी को छोड़कर, क्योंकि वो डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। आशी, आयुष, यशराज जी हॉल में बैठे हुए थे। आशी और आयुष दोनों एक सोफे पर बैठे खुसुर फुसुर कर रहे थे। आयुष ने आशी के कान में ऊपर 3rd फ्लोर की तरफ देखते हुए कहा, तुझे नहीं लगता कि भाई बदल गए हैं? आशी ने आयुष की तरह ही उसके कान में कहा, हम लगता तो मुझे भी यही है। आयुष ने कहा, लगता नहीं है, पक्का ऐसा ही है। वो सच में बदल गए हैं। मेरी तरफ तो देखते भी नहीं। आशी ने आयुष का मजाक बनाते हुए कहा, तो पहले कौन सा देखते थे? आशी की बात सुनकर आयुष उसे घूरने लगा। उनकी ऐसी खुसुर फुसुर सुनकर यशराज जी ने थोड़ा सख्त आवाज में कहा, क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो तुम दोनों? यशराज जी की आवाज सुनकर दोनों ही सीधे बैठ गए। आयुष ने अपने चेहरे पर एक लंबी स्माइल लाते हुए हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं डैड। वहीं ऊपर 3rd फ्लोर पर यूवी अपने जिम से निकलकर अपने रूम में आया। वो पसीने से तरबतर था, जिससे उसका लुक कातिलाना लग रहा था। वो बाथरूम में गया और उसने शावर लिया। शावर लेने के बाद उसने अपने कपड़े पहने और अपने कमरे से निकलकर ईशा के कमरे में आ गया। उसने कमरे में आकर ईशा को देखा, जो अभी भी सो रही थी। ये देखकर वो सीधा ईशा के पास आया और ईशा के सर पर हाथ फेरते हुए यूवी ने बड़े ही प्यार से कहा, बच्चा उठो, देखो सुबह हो गई है। यूवी की बात पर ईशा ने कोई रिस्पांस नहीं किया। ये देखकर यूवी ने उसे फिर से जगाया, लेकिन वो नहीं उठी तो उसने हार मानकर ईशा को अपनी गोद में उठाया। यूवी की गोद में आते ही ईशा यूवी से बंदर के बच्चे की तरह चिपक गई। ये देख यूवी ने अपना सर नामे हिला दिया और ईशा के पीठ पर अपने हाथ रखकर उसे संभाल लिया और ईशा को लेकर बाथरूम में चला गया। यूवी ईशा को लेकर बाथरूम में पहुंचा और उसे वॉश बेसिन के पास बनी स्लैब पर बिठा दिया, लेकिन ईशा नींद में ही इधर उधर झूल रही थी। ये देखकर यूवी ने ईशा को पकड़ लिया। ईशा ने अपना सर यूवी के सीने पर रख दिया। यूवी ने ईशा को किसी तरह ब्रश कराया और उसका चेहरा साफ किया। इन सब में ईशा की नींद खुल गई थी, लेकिन आलस अभी भी भरा हुआ था। यूवी ने उसके लिए टब में हल्का गर्म पानी भर दिया और ईशा को गोद में उठाकर उसमें लिटा दिया, जिससे ईशा उसे अपनी उनींदी आंखों से देखने लगी। यूवी ने ये देखकर कहा, मैं तुम्हारे कपड़े लाता हूँ, इतने तुम यहीं बैठी रहना। इतना कहकर यूवी ने ईशा को देखा तो ईशा ने अच्छे बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला दिया, जिससे यूवी बाथरूम से बाहर चला गया और ईशा के लिए कपड़े लाकर बाथरूम में आ गया। यूवी ने ईशा के कपड़े वहीं रख दिए और ईशा से जल्दी ही नहाने को कहकर वो बाहर आ गया, लेकिन वो आज भी ये कहना नहीं भूला कि वो अपनी पट्टी को ना भिगोए। थोड़ी ही देर में वो बिल्कुल नहाकर तैयार हो गई। यूवी ने उसके लिए एक बेबी पिंक लूज टी शर्ट और लोअर ला कर दी थी।
दिखने में वो कपड़े काफी स्टाइलिश थे और ईशा उसके बिल्कुल एकदम बच्ची लग रही थी। ईशा को ये कपड़े बहुत ही पसंद आए थे। वो बाथरूम से बाहर आए तो यूवी की नज़र ईशा पर पड़ी। ईशा इन कपड़ों में बिल्कुल क्यूट सी बाबी डॉल लग रही थी। ईशा को देखकर यूवी के कदम अपने आप ईशा की तरफ बढ़ गए। यूवी को अपनी तरफ आते देख ईशा उसे असमंजस में देखने लगी। यूवी ईशा के पास आकर खड़ा हो गया और ईशा को देखने लगा। गुनगुने पानी से नहाने के कारण उसकी स्किन गुलाबी हो गई थी, जिससे वो और भी क्यूट लग रही थी। यूवी ने अपनी आंखें बंद करके लंबी सांस ली और ईशा को अपनी गोद में कर ड्रेसिंग टेबल के सामने लाकर उसे बिठा दिया। उसने अच्छे से धीरे धीरे ईशा के बालों में कंघी की और उसकी पट्टी को देखने लगा। आज ईशा की पट्टी चेंज करने का दिन था। उसने ईशा को वापस से अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर बिठा दिया और बेड के साइड ड्रॉर से फर्स्ट एड किट निकाली। वो उस किट को लेकर ईशा के साइड में बैठ गया और ईशा के सर की पट्टी को धीरे धीरे खोलने लगा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। आज जिंदगी में ऐसा पहली बार था जब उसके हाथ कोई काम करने से कांप रहे थे। ईशा तो चुपचाप अपने होठों का पाउट बनाए यूवी को अपनी नीली नीली आंखों में टुकुर टुकुर देख रही थी। किसी तरह यूवी ने ईशा की पट्टी खोली और घाव देखा। यूवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। यूवी से ईशा की चोट नहीं देखी गई। वो बस ये सोच रहा था कि आखिर ईशा ने कैसे ये सब सहा होगा। लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था खुद पर ही कि उसके होते हुए भी उसकी जान को इतनी चोट लग गई। यूवी की गुस्से से की मुठ्ठियां कस गई थी। उसे उस सुप्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उसकी वजह से आज उसकी जान को इतनी चोट लगी थी। यूवी ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी गहरी सांस ली और खुद के गुस्से को शांत किया। उसने अपनी आंखें खोलकर ईशा का चेहरा देखा, जो अपने होठों का पाउट बनाए उसे ही अपनी नीली नीली आंखों में टुकुर टुकुर देख रही थी। ईशा का चेहरा देखकर यूवी का गुस्सा बिल्कुल ही गायब हो गया। यूवी ने ईशा की चोट को साफ किया और उस पर पट्टी बांधी। सब कुछ करने के बाद यूवी ने ईशा के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसे देखकर कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? यूवी की बात सुनकर ईशा ने अपना सर नामे हिला दिया। तो यूवी ने ईशा के माथे पर अपने होठ रख दिए और उसे चूम कर खड़ा हो गया और नीचे झुककर उसने ईशा के पैरों में इसकी क्यूट सी चप्पल पहनाई और फिर उठकर ईशा को गोद में उठा लिया और रूम से बाहर निकल गया। यूवी ईशा को लेकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वहीं हॉल में बैठे सभी की नज़र यूवी पर गई और फिर उसकी गोद में ईशा पर गई। ये सब देखकर गीता जी तो नॉर्मल थी और यशराज जी भी, क्योंकि गीता जी उन्हें पहले ही बता चुकी थी यूवी के दिल की बात। पहले तो उन्हें भी झटका लग था कि यूवी और वो भी प्यार। नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता था? एक बार को तो सूरज भी पश्चिम से निकल आए, लेकिन यूवी किसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करेगा, ये तो नामुमकिन थी। जैसे उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमेशा लड़कियों से दूर रहने वाला उनका बेटा किसी लड़की के प्यार में भी पड़ेगा। लेकिन गीता जी के समझाने के बाद वो मान भी गए थे। लेकिन ये सब आयुष और आशी के लिए शौक से कम नहीं था। वो तो अभी भी मुंह फाड़े हैरानी से ऊपर से नीचे आते हुए अपने भाई को देख रहे थे। चैप्टर 124। पहली बार एक राक्षस की गोद में एक छोटी सी परी को देख रहा हूं। आयुष और आशी शोक में बैठे हुए थे। आयुष ने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए आशी से कहा, कोई तो मुझे चूटी काटो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मेरा वही राक्षस भाई है। आयुष के कहने पर आशी ने जोर से उसे चूटी काट ली, जिससे आयुष एकदम से चीख पड़ा और आशी को घूरते हुए कहा, इतनी जोर से क्यों काटा चुड़ैल कहीं की? इतना कहकर वो अपना हाथ सहलाने लगी।
अपने लिए चुड़ैल सुनकर आशी आयुष को घूरने लगी, लेकिन वो कुछ कहती कि उन दोनों को ही अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई, जिससे वो अपने सामने देखने लगा, जहां यूवी खड़ा उन्हें घूर रहा था, जिसे देख उन दोनों की ही सिट्टी पिटी गुम हो गई। उन दोनों ने ही अपना सर झुका लिया, लेकिन ईशा उन दोनों को अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी। आयुष ने एक नज़र ईशा को देखा और फिर एक नज़र अपने भाई को देखा और अपने मन में कहा, पहली बार एक राक्षस की गोद में एक छोटी सी परी को देख रहा हूं। यूवी ईशा को गोद में उठाए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया और ईशा को वहां चेयर पर बिठा दिया और खुद भी उसकी साइड वाली चेयर पर बैठ गया। यशराज जी पहले से ही अपनी चेयर पर आकर बैठ गए थे, लेकिन आयुष और आशी नहीं आए थे। यूवी ने उन दोनों को बिना देखे अपनी सख्त आवाज में कहा, अब क्या तुम दोनों को स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा ब्रेकफास्ट के लिए। यूवी की सख्त आवाज सुनकर वो दोनों जल्दी से उठकर आ गए और अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। अभी सब अपना अपना ब्रेकफास्ट करते ही कि मैंशन की बेल बजी। गीता जी ने सोचते हुए कहा, इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा। गीता जी ने सर्वेंट से डोर खोलने को कहा। अगले ही पल एक लड़की हाई हील्स ऊंची एड़ी के जूते के सैंडल पहने हुए टक टक करते हुए आए, जिससे सबकी नजर उस ओर चली गई। दिखने वो लड़की ठीक ठाक थी, लेकिन मेकअप की वजह से वो सही लग रही थी। उसने काफी बोल्ड मेकअप किया हुआ था। उसने एक वाइट शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। आयुष और आशी का मुंह बन गया उस लड़की को देखकर। आशी ने अपना मुंह बनाकर खुद से कहा, आ गई मेकअप की दुकान। आयुष ने उसकी बात सुनकर अपना मुंह बनाकर कहा, कंपनी। आशी ने कहा, है मतलब। आयुष, दुकान तो बहुत छोटी है, इसके सामने मेकअप की कंपनी इसके लिए बेस्ट है। वो लड़की अदा से चलती हुई आई तो उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर बैठे यूवी पर गई, जिसे देखकर वो वहीं खड़ी शर्माने लगी। वहीं उसकी ये हरकत देखकर आशी, ईशा, आयुष उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। तभी उसकी नज़र यूवी के साइड में बैठी ईशा पर गई, जो इसे एकदम बच्ची लग रही थी, और खासकर तो उस बेबी पिंक लूजती शर्ट और लोअर में। ईशा बहुत क्यूट लग रही थी, जिसे देखकर तो वो लड़की भी एक पल ईशा को देखती रह गई थी। उसके मन में बस यही चल रहा था कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। वो लड़की जल्दी से अपने होश में आए और डाइनिंग टेबल के पास आ गई। उस लड़की ने गीता जी से और यशराज जी से कहा, नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, यशराज जी ने कहा। गीता जी ने उस लड़की को देखकर कहा, नमस्ते समीरा, तुम यहाँ। वो लड़की समीरा ने अपनी आवाज में चाशनी घोलते हुए कहा, जी आंटी। गीता जी, पर तुम तो यहाँ नहीं थी ना। समीरा ने एक्स्ट्रा स्माइल के साथ कहा, कल ही लंदन से आई हूँ आंटी। गीता जी ने कहा, और तुम्हारी मम्मा कैसी है। समीरा ने कहा, अच्छी है, आपकी दोस्त आंटी आपको बहुत याद करती है। गीता जी ने अभी भी समीरा को खड़ी देखा तो उसे बैठने को कहा। समीरा ने ईशा की तरफ देखकर गीता जी कहा, ये कौन है आंटी। गीता जी ने समीरा की नजरों का पीछा किया तो देखा वो ईशा को देख रही थी। ईशा को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। गीता जी ने आगे कहा, पर तुम अभी भी खड़ी क्यों हो, बैठो ना। जी आंटी कहते हुए समीरा की नज़र पूरी डाइनिंग टेबल पर गई। वहां सिर्फ एक चेयर खाली थी और वो भी आयुष के पास, जिसे देखकर उसका चेहरा उतर गया। लेकिन ये उसने शो नहीं होने दिया। वो यूवी के पास बैठना चाहती थी। आयुष, आशी और ईशा का ध्यान उसकी तरफ ही था। आयुष, आशी तो उसे जानते थे, लेकिन ईशा उससे बिल्कुल भी नहीं जानती थी। समीरा गीता जी की एक दोस्त की बेटी थी, या फिर यूं कह लो कि दोस्ती तो समीरा की माँ जबरदस्ती ही रखना चाहती थी। समीरा आशी की उम्र की ही थी, 25। पहले ये और इसकी फैमिली इंडिया में ही रहती थी, लेकिन फिर ये लंदन शिफ्ट हो गई और कल ही लंदन से वापस आए हैं।
बचपन से यूवी पर क्रश है। उसके लिए पागल है। यूवी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आशी और आयुष को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यूवी को तो ईशा के अलावा कोई भी पसंद नहीं है। समीरा ने यूवी की तरफ देखा जो ईशा के लिए एक ग्लास में जूस डाल रहा था। ये देखकर उसकी मुठिया कस गई। उसने यूवी को देखते हुए अपनी आवाज में मिश्री घोलते हुए कहा, कैसे हो यूवी? उसके ऐसा कहने से वहां मौजूद सभी घबराई हुई नजरों से यूवी को देखने लगे, जो अपनी ठंडी आंखों से समीरा को घूर रहा था। सब जानते थे अगर कोई दूसरा युवराज ओबरॉय को अगर यूवी के नाम से बुलाता है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यूवी की ये ठंडी आंखें ही काफी थी समीरा को ये महसूस कराने के लिए कि उसे उसका यूवी कहना पसंद नहीं आया। उसकी ठंडी आंखें देखकर समीरा कांप गई। उसके तुरंत अपने आप को सही करते हुए कहा, मैं मेरा मतलब है कि कैसे है युवराज? समीरा ये बोलते हुए कांप रही थी। हालांकि यूवी इसका जवाब तो देना नहीं चाहता था, लेकिन ईशा के पास होने से उसे खुद के गुस्से को काबू में रखना पड़ रहा था। वरना अभी तो ईशा उससे कंफर्टेबल होने लगी है। अगर उसने उसका गुस्सा देख लिया तो वो उससे कहीं डरने ना लग जाए। यूवी ने बिना समीरा को देखे बिना मन के बस हम्म कहा। यूवी के अब भी शांत रहने से सब घर वालों ने चैन की सांस ली। वही समीरा को शायद ये उम्मीद थी कि वो हर बार की तरह अब भी उससे कोई जवाब तवज्जो नहीं देगा, लेकिन यूवी के बस हम्म कहने से ही वो खुश हो गई थी। क्योंकि आज तक यूवी ने उसे कोई भाव नहीं दिया था, जिस वजह से आज यूवी से थोड़ी सी भी अटेंशन मिलने से वो खुश हो गई थी। वो आयुष की साइड वाले चेयर पर बैठने के बजाय ईशा की चेयर के पास चली गई। ईशा उसे अपनी चेयर के पास देखकर उसे नासमझी में देखने लगी। वही सिर्फ ईशा ही नहीं, सब भी उसे नासमझी में देख रहे थे। समीरा ने ईशा से कहा, क्या तुम वहां जाकर बैठ सकती हो बच्ची? समीरा ने आयुष के साइड वाली चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। समीरा के द्वारा बच्ची कहने से ईशा उसे घूरने लगी, लेकिन ये उस घूरना कम और क्यूटनेस ज्यादा लग रही थी, जिसे देखकर समीरा ने कहा, तुम उस चेयर पर बैठ जाओ बच्ची, इस चेयर पर मुझे बैठना है। आशी ने ईशा के पास खड़ी समीरा को घूरते हुए आयुष के कान में कहा, हिम्मत तो देखो इस लड़की की, हमारे ही घर में हमारी ही एंजल को ये वहां से उठने के लिए बोल रही है, जबकि उसे चोट लगी है। वही ईशा समीरा को घूर रही थी। उसने समीरा को घूरते हुए कहा, मैं बच्ची नहीं हूं, समझी आप? ईशा की बात सुनकर समीरा भी उसे घूरने लगी। उसने कहा, ये आजकल के बच्चे भी ना बहुत जिद्दी हो गए हैं, बड़ों का कहना ही नहीं मानते हैं, पता नहीं मैनर्स है कि नहीं। दरअसल वो ईशा से काफी जेलस फील कर रही थी। उसने अपने मन ही मन सोचा, अगर ये गीता आंटी की दोस्त की बेटी है तो मैं भी उनकी दोस्त की ही बेटी हूँ, तो इस हिसाब से मुझे इसके बराबर ट्रीट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरी कम और इस लड़की को ज्यादा तवज्जो मिल रही है, और युवराज भी खुद इसके लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा है। ये सोचते हुए उसकी मुठिया कस गई थी। ईशा ने समीरा की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। सो स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ इल्ड, और मैं यहाँ से उठकर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और आप मेरे मैनर्स की बात कर रही है? आपको इतने भी मैनर्स नहीं है कि किसी को खाना खाते वक्त बीच में नहीं उठाते। चैप्टर 125। ईशा की बात सुनकर समीरा उसे गुस्से से देखने लगी, लेकिन उसके गुस्से को और भी बढ़ने का काम ईशा को किसी का भी कुछ ना कहना कर रहा था। वो कुछ कहती कि यूवी जो इतनी देर से उसकी बकवास देख रहा था और ईशा से उसका ऐसे बात करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसीलिए वो अपनी ठंडी आंखों से उसे घूरने लगा, लेकिन उसने अपने गुस्से में ये ध्यान ही नहीं दिया कि यूवी अपनी जानलेवा नजरों से उसे घूर रहा है।
उसने ईशा से अपनी आवाज को धीमा करते हुए अपनी आवाज में चाशनी घोलते हुए कहा, देखो तुम वहां आयुष के साइड वाली चेयर पर बैठ जाओ। प्लीज मुझे यहाँ बैठने दो। उसके ऐसा कहने से ईशा ने सभी को देखा, जो उन दोनों को ही देख रहे थे। जहां पर आशी और आयुष उसे यानी समीरा को घूर रहे थे। गीता जी तो जैसे किसी भंवर में फंसी हुई थी, क्योंकि ये दोनों ही उसके दोस्त की बेटियां थीं। अगर वो किसी को भी कहती तो उन दोनों को लगता कि वो उनमें भेदभाव कर रही है। हालांकि वो जानती थी कि समीरा बेकार की जिद कर रही है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो कितनी जिद्दी है। यशराज जी ने समीरा को देखकर कहा, बेटा तुम आयुष के साइड वाली चेयर पर बैठ जाओ। वो बच्ची उस चेयर पर पहले से ही बैठी है। समीरा ने अपनी भोली शकल बनाकर कहा, अंकल मुझे और किसी भी चेयर पर बैठकर नहीं खाया जाता। और वैसे भी मैं तो पहले भी इसी चेयर पर बैठकर खाती थी। किसी और चेयर पर मुझसे से बैठकर नहीं खाया जाएगा। आशी ने दांत पीसते हुए कहा, तो खा ही मत। लेकिन इसकी ये आवाज गीता जी और आयुष के कानों में ही पहुंची थी, जिससे आयुष तो हंस दिया। लेकिन गीता जी ने आशी को आंखें दिखा दी, जिसे आशी मुंह बनाकर चुप हो गई। उसकी बेतुकी जिद को सुनकर यूवी की मुट्ठियां कसती जा रही थीं। लेकिन वो किसी तरह खुद को कंट्रोल किए हुए था। वही ईशा ने देखा, सभी चुप थे। कोई भी उस समीर को कुछ नहीं कह रहा था। ये देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। वो खड़ी होकर आयुष के साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। वही ईशा को यूवी रोक पाता कि वो तब तक उठकर चली गई थी। और ईशा को उठकर जाते देख समीरा के चेहरे पर जीत भरी मुस्कान आ गई थी। अब वो यूवी के साइड वाली चेयर पर बैठ सकती थी। वो झट से ईशा की चेयर पर बैठ गई। वही ईशा अपना सर झुकाए बैठी थी। उसे बुरा लग रहा था, लेकिन क्यों वो ये समझ ही नहीं पा रही थी। आयुष के उसके लिए उसका सूप उसके सामने रख दिया, जिसे ईशा ना चाहते हुए भी मुश्किल से अपने गले से नीचे उतारने लगी। वही यूवी सिर्फ एकटक ईशा को देख रहा था। उसे बाकी किसी से भी कोई भी मतलब नहीं था। उसका मन तो कर रहा था कि वो अपने हाथों से समीरा का गला दबा दे, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए किसी तरह बैठा था। लेकिन उसके गुस्से की आग में घी डालने का काम समीरा ने खुद कर दिया था। उसने अपना हाथ यूवी के हाथ पर रख दिया। वही यूवी का लगभग अब सब्र जवाब दे गया था। उसने उसी हाथ से समीरा का हाथ पकड़ा, जिससे समीरा ने उसके हाथ पर रखा था, जिसे देखकर समीरा की मुस्कान दोगुनी हो गई। लेकिन अगले ही पल उसकी एक चीख निकल गई, क्योंकि यूवी ने उसके हाथ को मोड़ दिया था, जिससे समीरा चीख पड़ी। और अगले ही पल उसका हाथ छोड़ दिया और ऐसे बैठ गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वही समीरा के ऐसे चीखने से सब उसकी तरफ देखने लगे, जो अपना हाथ पकड़े हुए बैठी थी। गीता जी ने चिंता करता हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम चीखी क्यों? गीता जी के ऐसा कहने से समीर ने डरते हुए यूवी को देखा, जो अपनी जानलेवा नजरों से उसे घूर रहा था। ये देखकर उसने अपना सर नामे हिलाते हुए अटकते हुए कहा, ना नहीं आंटी को कुछ न नहीं हुआ है, मुझे बस मेरा हाथ गलती से टेबल से ललक गया। आप चिंता मत कीजिए, समीरा ने किसी तरह अटकते हुए कहा। समीरा की बात सुनकर गीता जी ने यूवी को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो तो ऐसे बैठा हुआ था जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो, जो देखकर गीता जी ने अपना सर नामे हिला दिया। उन्हें पता था जरूर ये इसी ने किया होगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। यूवी ने ईशा को देखा, जो अपना सर झुकाए चुपचाप कभी अपना सूप पी रही थी, तो कभी उसके यूं ही चम्मच घुमा रही थी। यूवी अपनी चेयर से खड़ा होने लगा कि वो रुक गया। उसकी नज़र सामने पड़ी। आयुष, जो ईशा को सूप स्टू में चम्मच घुमाते हुए देख रहा था, उसने ईशा के हाथ से चम्मच लिया और खुद ईशा को सूप पिलाने लगा, जिससे ईशा हिचकिचाते हुए उसे देखने लगी।
जिससे आयुष ने उसे सूप पीने का इशारा किया। तो ईशा ने अपना मुंह खोल दिया, जिससे आयुष वो सूप ईशा को पिलाने लगा। वही ये सब देखकर यूवी की मुठ्ठियां कस गई। उसकी आंखें सख्त हो गई। उसके हाथों की पकड़ अपने हाथ में मौजूद चम्मच पर कस गई, जिससे वो चम्मच भी बेंध हो गई और वो अपनी जलती आंखों से ईशा और आयुष को घूरने लगा, जिनका ध्यान यूवी की तरफ नहीं था। वही वक्त बीतते के साथ यूवी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो डाइनिंग टेबल से उठ गया, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ हो गया। लेकिन यूवी बिना किसी पर ध्यान दिए उठकर वहां से अपने कमरे में चला गया। यूवी का ऐसे जाना किसी को समझ नहीं आया, सिर्फ गीता जी को छोड़कर, जिनका ध्यान शुरू से ही यूवी पर था। यूवी को ऐसे अचानक जाता देखा आशी ने गीता जी से कहा, मम्मा ये अचानक भाई को क्या हो गया? वो ऐसे क्यों चले गए, जबकि उन्होंने खाना भी नहीं खाया? और वो गुस्से में क्यों लग रहे थे? गीता जी ने कहा, कुछ नहीं, तुम अपना नाश्ता करो, उससे मैं ये बाद में पूछूंगी। गीता जी के कहने पर सब अपना अपना नाश्ता करने लगे। लेकिन ईशा वहां बैठी यूवी के ऐसे जाने का कारण ढूंढ रही थी। लेकिन समीरा वहां बैठी गुस्से से लाल हो रही थी। आज फिर एक बार उसकी बेइज्जती हुई थी यूवी के हाथों। लेकिन वो किसी को बता भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि उसे यूवी की जानलेवा नजरें अब भी याद थी। अपना अपना खाना खाकर गीता जी और यशराज जी हॉल में बैठ गए और आशी अपने कमरे में चली गई। लेकिन आयुष वहीं बैठ गया और ईशा को भी उसने वहीं बिठा लिया। वहीं समीरा का अब वहां रुकना मुश्किल था, क्योंकि वो जिसके लिए यहाँ आई थी वो तो अब यहाँ था नहीं। इसीलिए अब उसका यहाँ रुकने का कोई मन नहीं था। और दूसरा, उसका हाथ सूज गया था और उसे दर्द भी हो रहा था। इसीलिए वो अब नहीं रुकी और गीता जी को मम्मी मेरा वेट कर रही होंगी ये कहकर निकल गईं। समीरा यहाँ से जा चुकी थी। गीता जी ने ईशा को देखकर कहा, बेटा तुमने अपनी सुबह को दवाई ली? ईशा ने अपना सर ना में हिला दिया। तो गीता जी ने कहा, ठीक है मैं लेकर आती हूँ, फिर मुझे एनजीओ भी जाना है। गीता जी की बात सुनकर ईशा ने उन्हें मना करते हुए प्यार से कहा, आप रहने दीजिए आंटी, मैं अभी ऊपर ही जा रही थी, मैं खुद ले लूंगी। आप एनजीओ चले जाए। वैसे अभी आप कल कह रही थी कि आपको कल मतलब आज जल्दी जाना है, तो आप जाए, मेरी फिक्र मत करिए, मैं अपनी दवाई ले लूंगी। ईशा की बात सुनकर गीता जी ने प्यार से ईशा का माथा चूम लिया और कहा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो आशी को कह देना, वो यही है। ओके। गीता जी की बात सुनकर ईशा ने उनके गले लगते हुए कहा, ओके मासी। गीता जी ने हैरानी से कहा, मासी? ईशा ने चाहते हुए कहा, हाँ मासी, माँ जैसी मासी। ईशा की बात सुनकर गीता जी खुश हो गई। उन्होंने अपने मन में कहा, एक वो लड़की थी जिद्दी, बड़ों की बात ना मानने वाली, और एक ये है बिल्कुल प्यारी मासूम सी। गीता जी अपने मन ही मन ईशा और समीरा को कंपेयर कर रही थी। गीता जी आयुष के साथ एनजीओ के लिए निकल गई और यशराज जी अपने ऑफिस। अब घर पर सिर्फ आशी, ईशा और यूवी थे। उन सभी के जाने के बाद ईशा सोफे से खड़ी हो गई और अपने रूम में जाने लगी। वो थर्ड फ्लोर पर पहुंची और अपने रूम के सामने खड़ी हो गई। उसने एक नज़र अपने रूम के सामने वाले रूम के दरवाजे की तरफ देखा, जो को बंद था। उसने सोचा शायद यूवी अपने कमरे में है और उसी ने ही दरवाजे को बंद किया है। ये सोचकर ईशा का मुंह बन गया। उसने अपने रूम का दरवाजा खोला, अंदर आए कि तभी एक हाथ ने मजबूती से उसकी कमर को पकड़ लिया, उसे दरवाजे से सटा दिया। चैप्टर 126। कमरे के अंदर आते ही किसी ने ईशा को कमर से पकड़कर दरवाजे से सटा दिया, जिससे ईशा एकदम से डर गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ईशा ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर रखी थी।
तभी उसे किसी की सांसें अपने चेहरे पर फील हुई। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें अपने सामने खड़े यूवी की नजरों से जा मिली। यूवी की नजरें इस वक्त सख्त थी, जिसे देखकर ईशा ने अपना सलाइवा गटक लिया। ईशा ज्यादा देर तक यूवी की आंखों में नहीं देख सकी। उसने अपनी नजरें यूवी से हटा ली और फर्श को घूरने लगी। यूवी ने जब उसे नजर हटाते हुए देखा तो उसकी आंखें और भी सख्त हो गई। उसे बार बार आयुष का ईशा को खाना खिलाना याद आ रहा था और ईशा का आयुष के बगल में बैठना याद आ रहा था, जिससे उसकी नजरें और भी सख्त होती जा रही थी। वही ईशा ने वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन यूवी की पकड़ उस पर मजबूत थी, जिससे वो वहां से नहीं निकल पाए। लेकिन उसने अब भी अपनी नजरें यूवी से नहीं मिलाई थी, बल्कि वो एकटक फर्श को घूर रही थी। उसे डाइनिंग टेबल का सीन याद आ गया। उस लड़की समीरा के कारण उसे यूवी के बगल वाली चेयर से उठकर आयुष वाली चेयर पर बैठना पड़ा था, और किसी ने यहाँ तक कि यूवी ने भी उसे नहीं रोका था, और ना ही यूवी ने उस लड़की से कुछ कहा था, जिससे ईशा को बहुत हर्ट हुआ था और ये याद आते ही उसका गला भर आया था। लेकिन वो यूवी के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपना सर झुका रखा था और वो एकटक फर्श को घूर रही थी। यूवी ने अब भी ईशा को अपनी तरफ नहीं देखते देखा तो उसने अपनी सख्त आवाज में कहा, मेरी तरफ देखो। यूवी की बात का जैसे ईशा पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना सर उठाकर यूवी की तरफ नहीं देखा, जो यूवी के गुस्से को बढ़ाने के लिए काफी था। यूवी ने अब की बार अपनी तेज आवाज में कहा, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। यूवी की गुस्से से भरी आवाज सुनकर ईशा डर से कांप गई और उसकी आंखों में नमी भी आ गई। लेकिन शायद आज वो भी जिद पर थी। उसने यूवी की तरफ नहीं देखा और यूवी को अपने से दूर धक्का दे दिया और बाथरूम की तरफ जाने लगी, जिससे यूवी को और भी गुस्सा आ गया। उसने ईशा को देखा जो लगभग बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी। वो अपने लंबे लंबे पैरों से तेज चलता हुआ ईशा के पास पहुंचा और ईशा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटा और उसकी दोनों बाजुओं को अपने मजबूत हाथों से पकड़ते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। अब की बार ईशा को भी गुस्सा आ गया। उसने बिना यूवी को तरफ देखे गुस्से से कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे इग्नोर करने से। यूवी ने ईशा से गुस्से से कहा, कहना क्या कहती हो। ईशा ने अपनी पीठ यूवी की तरफ करते हुए गुस्से से कहा, यही कि आपको मेरे इग्नोर करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो प्लीज ऐसे बिहेव करना बंद करिए जैसे आपको बहुत फर्क पड़ता है। ईशा के ऐसा कहने से यूवी के गुस्से का पारा और हाई हो गया। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसने ईशा की पीठ को देखते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, अब तुम्हें तो मेरा ऐसा करना लगेगा ही, क्योंकि तुम्हें तो अब दूसरों की परवाह दिखने लगी है ना। ये कहते वक्त उसकी आंखों के सामने आयुष का ईशा की केयर करना याद आ गया। यूवी की बात ईशा को समझ नहीं आई। उसने यूवी की तरफ मुड़कर यूवी को देखते हुए कहा, कहना क्या चाहते हैं आप। चैप्टर 127। ईशा के यूवी की ओर देखने से यूवी ने ईशा की आंखों में देखकर कहा, यही कि अब तो तुम्हें तुम्हारी केयर करने वाला और मिल गया है ना, तब तो अब तुम्हें मेरी की गई परवाह तुम्हें झूठी ही लगेगी। यूवी को फिलहाल पता नहीं था कि वो गुस्से में आकर क्या कर रहा है। यूवी की बस यही प्रॉब्लम थी कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। यूवी की बात सुनकर ईशा उसे शॉक होकर देखने लगी। उसने हैरानी से कहा, क्या कहा आपने, कौन मिल गया है मुझे। यूवी ने ईशा की आंखों में देखकर गुस्से से कहा, अभी नीचे तो बड़ा उसके हाथों से खाना खाया जा रहा था और अब इतनी ही जल्दी भूल गई। यूवी के ऐसा कहने से ईशा के दिमाग में डाइनिंग टेबल पर आयुष का उसे खाना खिलाना याद आ गया। यूवी की बात सुनकर ईशा की आंखें क्राइंग नम होने लगी थी। यूवी ने कहा, क्या हुआ, याद आया।
ईशा ने अपने आप को संभाला और यूवी की आंखों में देखकर कहा, और अगर मैं भी आपसे यही कहूं तो कि अब आपको मेरी क्या जरूरत है, आपको भी कोई मिल गई है। तो इससे आगे वो कुछ कहती कि यूवी ने ईशा चिल्लाते हुए अपना हाथ उठा दिया, लेकिन ईशा के चेहरे के पास आते ही उसके हाथ रुक गए। वही डर के मारे ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ईशा डर से कांप गई थी। वही यूवी ने अपने उस हाथ की मुट्ठियां कस ली। ईशा ने डरते हुए अपनी आंखें खोली और यूवी के हाथ को देखा जो उसके गाल से लगभग थोड़ी ही दूर था। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके गालों पर आ गए। उसने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से यूवी को देखा और अपनी रूंधी हुई आवाज में कहा, मारिए, रुक क्यों गए, मारिए ना। अब जब आपने अपना हाथ मुझे मारने के लिए उठा ही लिया है तो मारिए ना, ये भी आज अपने मन की करके देख लीजिएगा। ईशा की आंखों में आंसू देखकर यूवी का दिल जैसे पल पल टूट रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली और ईशा की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो गया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ईशा के सामने यूवी की पीठ थी। उसने यूवी से अपने रूंधे हुए गले से कहा, अगर आपको आयुष का मेरी केयर करना इतना ही चुभ रहा होता ना तो आप मुझे वहां बैठने ही नहीं देते। लेकिन आपने क्या किया, आपने ना ही उस लड़की से कुछ कहा और ना ही मुझे वहां से उठने पर रोका। आप बस बैठे हुए सब देखते रहे, आपने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। और जब मैं आयुष के पास जाकर बैठ गई तो उससे आपको प्रॉब्लम होने लगी। ईशा ने रोते हुए आगे कहा, सच कहूं तो आपको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रही हूं क्या नहीं, बल्कि आपको इससे फर्क पड़ता है कि मैंने आपको इग्नोर किया और अब मेरे इग्नोर करने की वजह से आपकी ईगो हर्ट हो गई और जिसकी वजह से आप ये अब गुस्सा कर रहे हैं। इतना कहकर ईशा वहां से जाने लगी, लेकिन तभी अगले पल ही उसे महसूस हुआ कि वो हवा में है। वो कुछ समझ पाती कि अगले ही पल उसने अपने आप को बेड पर पाया। वो कुछ रिएक्ट करने की हालत में ही नहीं थी। हैरानी उसके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। ईशा खुद को बेड पर पाकर उठने लगी कि अगले ही पल यूवी उसके ऊपर आ गया और उसने ईशा को बिल्कुल एक खरगोश के बच्चे की तरह अपने नीचे दबा लिया और अपना सारा वेट ईशा के ऊपर छोड़ दिया और ईशा के दोनों हाथों को पकड़कर बेड में प्रेस कर दिया। यूवी ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि ईशा को कुछ भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। चैप्टर 128। ईशा हैरान होकर अपनी आंसुओं से भरी आंखों से यूवी को देख रही थी, जो उसे ही अपनी आंखों में गुस्सा लिए देख रहा था। यूवी ने अपना चेहरा ईशा के चेहरे के बेहद पास कर लिया, इतना पास कि यूवी की नोज ईशा की नोज से टच हो रही थी। यूवी ने अपनी सख्त आवाज में ईशा के आंखों में देखकर कहा, क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहना। यूवी की सख्त आवाज सुनकर और उसकी ठंडी आंखें देखकर ईशा को अब कहीं न कहीं यूवी से डर लगने लगा था। उससे यूवी की आंखों में और नहीं देखा गया तो उसने अपनी नजरें यूवी की नजरों से हटा ली। ईशा को नजरें ना मिलाता देखकर यूवी को और भी गुस्सा आने लगा था। उसने ईशा के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करके अपने एक हाथ में पकड़ लिया और अपने एक हाथ से ईशा के चेहरे को अपनी तरफ किया। लेकिन यूवी की नजरों का सामना करने से बचने के लिए ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर यूवी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा अपनी आंखें खोलो और मेरे सवालों के जवाब दो। ईशा ने अपनी आंखें नहीं खोली। यूवी ने ईशा को देखते हुए कहा, तो तुम अपनी आंखें नहीं खिलोगी। यूवी की बात पर ईशा ने अपना सर नामे हिला दिया। तो यूवी ने ईशा की चेतावनी देते हुए कहा, सोच लो, अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम सहन नहीं कर पाओगी और फिर मुझे मत कहना कि मैंने क्या किया। यूवी की बात सुनकर ईशा ने अब भी अपनी आंखें नहीं खोली। तो यूवी ने बिना देरी करते हुए एक झटके से ईशा की टी शर्ट को निकाल दिया। ये महसूस करते ही ईशा की आंखें झट से खुल गई। वो यूवी के इस एक्शन से शॉक हो गई।
उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने देखा यूवी ने उसकी टी शर्ट को उसके बदन से बिल्कुल अलग कर दिया था। अब वो यूवी के सामने वो ब्रा में थी, जिससे देखकर ईशा का चेहरा और गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से अपनी सीने पर हाथ रखना चाहा, लेकिन यूवी ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लिया। ये देखकर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। डर से उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी, जिससे उसका सीना भी ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे यूवी की नजरें ईशा के चेहरे से हटकर उसके सीने पर चली गई। वही ईशा अपने हाथों को छुड़ाने के लिए हिलने लगी, लेकिन यूवी ने उसे कसकर जकड़ रखा था, जिससे वो हिल तक नहीं पाए। ईशा के हिलने की कोशिश से वो होश में आया और उसने ईशा के चेहरे को देखा। उसकी नजरें ईशा के होठों पर गई, जो कांप रहे थे। यूवी एकटक उसके होठों को देखने लगा और आगे बढ़कर अपने सख्त होठ ईशा के नरम गुलाबी होठों पर रख दिए और ईशा के होठों को चूमने लगा, जिससे ईशा ने अपनी आंखें खोली और यूवी को किस करता देख हिलने लगी। ईशा को हिलते देख यूवी ने ईशा के दोनों होठों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपने एक हाथों में पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से ईशा की कमर को पकड़ लिया और पैशनेट होकर ईशा को किस करने लगा। ईशा ने अपना सर इधर उधर हिलाना चाहा, लेकिन यूवी उसकी सब कोशिशों को नाकामयाब करते जा रहा था। लेकिन ईशा को हिलते डुलते देख यूवी का गुस्सा जो शांत हुआ था, वो अब बढ़ने लगा था, जिससे यूवी ईशा के होठों को गुस्से से किस करने लगा। चैप्टर 129। यूवी के गुस्से से किस करने से ईशा की अपने होठों पर दर्द महसूस होने लगा था, जिससे वो और भी हिलने लगी। तो यूवी उसकी कमर को सहलाने लगा। यूवी के हाथ लगातार ईशा की खुली कमर और उसके पेट पर घूम रहे थे, जिससे ईशा सिहर रही थी। वही यूवी ईशा के होठों को अपने होठों के बीच लेकर उन्हें चूम रहा था और ईशा के पेट को हल्के हल्के दबा रहा था, जिससे ईशा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। यूवी ईशा के मुंह में अपनी जीभ एंटर करने लगा, लेकिन ईशा ने अपना मुंह नहीं खोला, जिससे यूवी ने उसके पेट पर एक चिकोटी काट ली, जिससे ईशा की आह निकल गई। लेकिन यूवी के होठों का कब्जा अपने होठों पर होने से ईशा की ये आवाज उसके गले में ही दब कर रह गई। लेकिन इन सब में इसका मुंह जरूर खुल गया था, जिसका फायदा यूवी ने भरपूर उठाया। उसने ईशा के मुंह में अपनी जीभ एंटर कर दी और ईशा के मुंह के हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा। ईशा यूवी के हाथों को अपने पेट पर रंगता हुआ और यूवी की जीभ को अपने मुंह में रेंगती हुई महसूस कर सकती थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। यूवी ईशा की जीभ के साथ अपनी जीभ से खेलने लगा और ईशा की जीभ को अपनी जीभ में उलझाकर अपने मुंह में ले आया और उसकी जीभ को सक करने लगा। वही ईशा की अब सांस फूलने लगी थी। यूवी धीरे धीरे अपने हाथ ईशा के पेट से ऊपर की तरफ ले जाने लगा, जिसे महसूस करके ईशा मचलने लगी और हिलने डुलने की कोशिश करने लगी। लेकिन ना तो यूवी ने छोड़ा और ना ही अपने हाथों को रोका। यूवी ने अपने सख्त हाथों को ईशा के सीने के ऊपर रख दिया, जिससे ईशा कांप गई। उसके शरीर का हर के एक रोम रोम सिहर उठा। वही ईशा के सीने पर हाथ रखने से यूवी के शरीर में जैसे एक करंट सा दौड़ गया। उसकी बॉडी धीरे धीरे गर्म होने लगी। यूवी अपना गुस्सा तो जैसे भूल ही गया था। वही ईशा की सांसें ही एक तो यूवी के किस करने के कारण उथल पुथल हो रही थी। यूवी ईशा के सीने की ऊपर नीचे होती मूवमेंट साफ महसूस कर सकता था, जिससे उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। यूवी धीरे धीरे अपने हाथों से ईशा के सीने को प्रेस करने लगा, लेकिन इन सब में उसके हाथों को पकड़ ईशा के हाथों पर से ढीली हो गई थी, जिससे ईशा ने अपने हाथ छुड़वा लिए। यूवी से हाथ छुड़वाते ही सबसे पहले ईशा ने यूवी को उसके कंधों से पकड़कर पीछे धकेलने लगी।
लेकिन यूवी कहाँ अपने होश में था। वो तो पूरी तरह इस एहसास में खोया हुआ था। वो ईशा के सीने को बारी प्रेस कर रहा था और साथ ही साथ ईशा के होठों को भी चूम रहा था। ईशा का चेहरा सांस ना लेने की वजह से लाल पड़ गया था। उसने यूवी को ना हटता देख यूवी एक होठों पर काट लिया, जिससे यूवी के एकदम से अपने होठ ईशा के होठों से अलग कर लिए और अपने होठों पर हाथ रख लिया। उसे दर्द हो रहा था क्योंकि ईशा ने उसे काफी कसकर काटा था। यूवी ने अपना हाथ अपने होठों से हटा कर देखा तो यूवी की उंगलियों पर खून लगा हुआ था। यूवी के होठों से खून निकल रहा था। वही यूवी के होठ हटाते ही ईशा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी आंखें बंद थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। चैप्टर 130 अगर दुनिया में बस एक खून माफ होता ना तो सबसे पहले मैं आपका करती। ईशा जब नॉर्मल हुई तो यूवी को गुस्से से देखने लगी। वही यूवी का ध्यान अब ईशा के चेहरे पर गया, जो गुस्से से उसे ही देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। यकीनन वो यूवी की आज की हरकत से डर गई थी। ईशा की आंखों में नमी देखकर यूवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। वही अब तक ईशा की आंखों की नमी आंसुओं का रूप ले चुकी थी। यूवी ने अपना हाथ बढ़ाकर ईशा के आंसू पोंछना चाहा, लेकिन ईशा ने यूवी के हाथ को झटक दिया और यूवी को अपने ऊपर से हटाने लगी। लेकिन यूवी था कि टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर उसने और भी कोशिश करी लेकिन यूवी को नहीं हटा पाए। अब यूवी ने जब उसे ऐसे परेशान होते देखा तो वो खुद उसके ऊपर से हट गया। यूवी के हटते ही ईशा ने अपनी टी शर्ट पहनी और बेड से खड़ी होने लगी। वही यूवी उसे ये सब करते हुए देख रहा था। ईशा अब तक बेड पर बैठ गई थी। वो अपने पैर नीचे जमीन पर रखती कि पीछे से यूवी ने उसकी कमर को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया, जिससे पीहू की पीठ उसके सीने से आ लगी। वही पीहू हैरानी से यूवी के सीने से सटी हुई लेती हुई थी। उसे लगा नहीं था कि यूवी अभी भी उससे रोकेगा। यूवी ने ईशा के कान में कहा, आई एम सॉरी पेंसिव फेस्ड वाइफी। ईशा जो हैरान सी यूवी के सीने लगी हुई थी। यूवी की बात सुनकर वो होश में आए। यूवी के सॉरी बोलने से ईशा उसे अपनी हैरानी भरी नजरों से हल्का सा अपना सर टेढ़ा करके यूवी को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। और ईशा के पीछे देखने के कारण उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के बिल्कुल सामने और बेहद पास आ गया था और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। यूवी ने कहा, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। यूवी ये सब कहते हुए उसकी आंखों में गिल्ट दिख रहा था, जो ईशा की आंखों में आंसू को देखकर और भी उभर आया था। वही यूवी की बात सुनकर ईशा उसे घूर रही थी। जब यूवी की नजरें ईशा की घूरती हुई नजरों पर गई, तो उसने ईशा की देखकर प्यार से कहा, क्या हुआ जान, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? यूवी की बात सुनकर ईशा ने गुस्से से कहा, देख रही हूं कि अगर दुनिया में बस एक खून माफ होता ना तो सबसे पहले मैं आपका खून करती। ईशा की बात सुनकर यूवी पहले तो उसे देखने लगा और फिर उसने अपनी आंखें छोटी कर ली और ईशा को घूर कर देखते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही डेयरिंग नहीं हो गई हो तुम मेरा खून करोगी अपने पति का? ईशा ने वैसे ही यूवी को घूरते हुए कहा, बिल्कुल। इतना कहकर ईशा ने मुंह बनाया और बेड से उठकर बाथरूम में चली गई। वही यूवी अपने खाली हाथों को देखता रह गया, जिनमें अभी थोड़ी देर पहले ईशा थी। यूवी ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथ फैलाकर बेड पर लेट गया। उसकी आंखों के सामने एक लड़के का चेहरा घूम गया, जो कह रहा था, अगर दुनिया में बस एक खून माफ होता ना तो सबसे पहले मैं तेरा खून करता यूवी। उस लड़के के इतना कहते ही यूवी ने अपनी आंखें झट से खोल ली। इस वक्त उसका चेहरा पसीने से नहाया हुआ था। वो अपने बेड पर उठकर बैठ गया
और अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथों को मुंह से लाकर सर तक फेरने लगा। उसने बेड की साइड में देखा और वहां से पानी का ग्लास उठाकर एक ही सांस में गटक गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। यूवी के चेहरे पर इस वक्त घबराहट साफ साफ दिख रही थी, लेकिन यूवी की वो घबराहट जल्द जी गुस्से में बदल गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगीं। वो बेड से खड़ा हुआ और ईशा के कमरे से बाहर निकल गया। वही यूवी के जाने के कुछ देर बाद जब ईशा बाथरूम से बाहर आए तो उसे यूवी कहीं भी नहीं दिखा। ये देखकर उसका मुंह बन गया और वो रूठ कर आकर बेड पर बैठ गई और मुंह फुलाते हुए कहा, यहाँ मैं नाराज बैठी हूँ और जनाब गायब हो गए। ये भी नहीं कि मुझे मनाए, लेकिन नहीं, उन्हें तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मत पड़े फर्क, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हुए इतना कहकर ईशा ने अपना चेहरा रोने जैसा बना लिया और बेड पर पसर गई। वही यूवी ईशा के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गया और बाथरूम में चला गया। लगभग आधे घंटे बाद वो बाथरूम से बाहर अपने रूम में आया और बेड पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसके पैर नीचे लटक रहे थे और उसकी आधी बॉडी बेड पर थी। दोनों ही अपने अपने कमरे में अपने बेड पर लेटे हुए थे, लेकिन नींद किसी के भी आंखों में नहीं थी। पता नहीं रात के कौन से पहर उन दोनों की आंख लगी और दोनों ही नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह जब ईशा की आंख खुली तो उसने अपने आसपास देखा। अक्सर यहाँ जब भी उसकी आंखें खुलती थी तो यूवी उससे यहीं मिलता था, लेकिन आज ना तो यहाँ यूवी था और ना ही किसी ने उससे जगाया। उसने टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। वो उठकर बाथरूम में चली गई और लगभग आधे घंटे बाद वो तैयार होकर कमरे से निकल गई। उसकी नज़र अपने सामने के रूम पर गई, जिसका दरवाजा बंद था। ये देख उसे लगा शायद यूवी सो रहा होगा और अगर वो उठ गया है तो शायद नीचे चला गया होगा। ये सोचकर वो वहां से नीचे आ गई। अब उसकी चोट जल्दी ही रिकवर हो रही थी। ईशा जब नीचे आई तो उसे हॉल में कोई नहीं दिखा। ये देखकर वो अपनी नज़रें पूरे हॉल में घुमाने लगी, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी नहीं दिख रहा था। उसने अपने आप से कहा, कहाँ गए सब लोग, कोई भी नहीं दिख रहा। किसी को भी ना मिलता देख उसने गीता जी को आवाज लगाई, लेकिन गीता जी तो नहीं। लेकिन एक सर्वेंट ईशा के पास आया और अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। उस सर्वेंट को देखकर ईशा ने कहा, भैया सब लोग कहाँ गए, कोई भी नहीं दिख रहा यहाँ, और गीता आंटी कहाँ है? उस सर्वेंट ने अपना सर झुकाए ही रिस्पेक्टली ईशा से कहा, वो बड़ी मैडम अपने एनजीओ गई है और बड़े सर और आयुष सर आज जल्दी ही ऑफिस निकल गए और आशी मैम आज गीता मैडम जी के साथ एनजीओ गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप टाइम से अपना ब्रेकफास्ट करके। इतना कहकर वो चुप हो गया। ईशा ने उस सर्वेंट को देखते हुए हिचकिचाते हुए कहा, और यूवी सर कहाँ है? इतना कहकर ईशा नर्वसली इधर उधर देखने लगी। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।